गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए लेट अस गो नाउ। हम पहले अपने अध्याय से स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो गई है ना? यस मैम। ओके। मैम आपने पीडीएफ शेयर नहीं किया। अरे वो डाउनलोड नहीं हो रहा है बेटा, और जो स्कैन करने के लिए डलवाया है उनका मोबाइल ही खराब हो गया, जिस कारण वो स्कैन नहीं कर पाए। तो ये गूगल पर से उठाया हमने, तो आपको भी मिल जाएगा। आप भी आपके पास खुद देख सकते हो गूगल पर जाकर। पूरी टेक्स्ट बुक डलवा दी है गूगल ने, है ना? तो ये गूगल पर का ही है, जो अपलोड नहीं होगा। लेकिन प्रयास हमारा होगा कि आज की नाइट में यदि उनका मोबाइल हो जाता है तो बहुत जल्द ही आपके पास वो मिल जाएगा। ओके, चलिए आज हम पूरे रूप से समय सरगम को पहले रूप में स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए रूप से जुड़ते हैं, अब केवल 4 लोग जुड़े हैं, पूनम, पवार, रीना और पूजा। आपने बताया था बेटा सभी को। पूजा, पूजा जी हमारे मैम। आपने बोला था बेटा सभी को कि एक्स्ट्रा लेक्चर है, सभी को जुड़ना है। मैम आपने ग्रुप पे तो इन्फॉर्मेशन दे दी है मैम, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खिड़की का पर्दा तेज हवा में लहराने लगा था। क्या आंधी आने को है? जाड़े में आंधी? ना ना नहीं। अब देखिएगा कि जैसे कभी भी बरसात हो जाती है, आंधी तूफान आ जाती है, ठीक वैसे ही खिड़की का जो पर्दा है वह हवा से लहराने लगा। और तुरंत किसी ने आवाज दी, क्या आंधी आने को है? जाड़े में आंधी कैसे आ सकती है ना। और हाथ बढ़ा, पर्दा ग्रिल में खोस दिया, बाहर देखा, दोपहर की चमकीली पतली धूप हवा के झोंकों में लहराती थी। दूर सामने हुमायूं का मकबरा अपने गुंबद के गोलार्ध में स्थित समय की धूप सेक रहा है। सर्दी की यह धुफेली गर्माहट हल्के से कपड़ों को छू रही है। जीने की अनंत नाटकीयता, वह भी इतने विशाल मंच पर। यह धरती, आकाश, सूरज, हवाएं और हम। मंच पर अभिनीत होना अभी कुछ बाकी है क्या? सहसा आरण्य की सांस तेज हो गई। आंखों में रात का सपना घूम गया। क्या दृश्य! अब देखिए, ये वातावरण निर्मित हम लोगों ने करवा दी। वातावरण है कि एक परिवार है, परिवार में केवल अपनी अरण्या है। अरण्या के घर खिड़की का पर्दा जो है वह तेज हवा में लहराने लगा है। और क्या आंधी आने वाली है? जाड़े में आंधी? ना ना, वो खुद ही अपने आप से बात करती है। और उस जो पर्दा होता है वो ग्रिल में वो खोस देती है। जैसे ग्रिलिंग होती है ना, हर खिड़की के पास में ग्रिल्स होते हैं, जो बच्चे बाहर अपने आप को बचा पाए, अपना प्रोटेक्शन कर पाए, जिस कारण ग्रिल लगवा दी जाती है खिड़कियों में। तो यह पर्दा जो है वो ग्रिल में वो खोस देती है। और वो बाहर क्या देखती है? तो दोपहर की चमकीली पतली सी जो धूप होती है वह हवा के झोंकों में लहराती हुई दिखाई देती है। और हुमायूं का जो मकबरा है अपने गुंबद के गोलार्ध में स्थित समय की धूप सेक रहा है। क्योंकि यह वातावरण हम पहले ही बता चुके हैं, दिल्ली शहर का है। तो दिल्ली में मकबरा है और वहां पर भी सर्दी की धुपेली गर्माहट हल्के से कपड़ों को छू रही है। इस प्रकार का जो वातावरण है वहां का, प्रकृति का। तो प्रकृति चित्रण के रूप में यदि आपको पूछा जाता है तो ये प्रकृति चित्रण का वातावरण वहां पर दिखाई देता है। धरती, आकाश, सूरज और हवा और हम, इन 4 जगह पर आता है। उसके पश्चात हम आते हैं। धरती है, आकाश है, सूरज, हवा और उसके पश्चात आते हैं हम। मंच पर अभिनीत होना अभी कुछ बाकी नहीं है। सहसा अरण्या की सांस तेज हो गई। आंखों में रात का सपना घूम गया। क्या दृश्य! अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारी अरण्या ने कौन सा सपना रात में देखा था। ये पहले रूप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने समय सरगम उपन्यास को पढ़ा है पूरा मार्मिकता से, आज हम फिर से एक बार रिवीजन के रूप में ही क्यों ना हो, हम उसे आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया हो, आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। जी मैम। धन्यवाद। आकाश में कहीं ऊंचा सा कपाट दिखा था। अब देखिए, सपने में उन्होंने क्या देखा। आकाश में कहीं ऊंचा सा कपाट दिखा था, लकड़ी की चौखट में खूब बड़ा दरवाजा जड़ा था और उस पर लगी थी अरण्या की नाम पट्टिका, नेम प्लेट जिसे अपन कहते हैं ना, उसे हिंदी में नाम पट्टिका कहा जाता है। दरवाजे में छोटा सा कपाट खुला।
और अंदर से दिखा एक जाना पहचाना चेहरा। कौन? यह तो मैं ही हूं, मैं ही अंदर से झांक रही हूं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो बाहर खड़ी हूं ना। ठीक से देखो अरण्या, क्या ये झुर्रियों वाला मुखड़ा तुम्हारा नहीं है? है तो, पर ऐसा होने से क्या हुआ? हम तो हर पल बड़े होते रहते हैं ना। देखिए, हमने इसके पूर्व भी आपको बताया कि दोस्तों दो मन होते हैं, एक अंतर्मन होता है और बहिर्मन होता है। अंतर्मन अंदर की बातों को उजागर करता है और बहिर्मन हमें लालच में डाल देता है, मोह माया में डाल देता है। कैसी होती है यह मोह माया? देखिए, अंतर्मन हमें सच्चाई के लिए वाकिफ करवाता है ना? और बहिर्मन हमें बाधित कर दे है। मैडम ने लेक्चर लेने के लिए बोला है, तो लेक्चर है या नहीं है, लेक्चर करे या न करे। लेक्चर मुझे करना ही है, क्योंकि आज हमें मैडम कुछ नया देने वाली है। तो जब ही हमारा अंतर्मन हमें कहने के लिए मजबूर कर देता है ना, तो ये हमारी सच्चाई की ओर चला जाता है, यथार्थता की ओर ले जाता है। और जब दूसरा मन हमें कहता है नहीं यार चलो जाने दो, बोरिंग होगा, है ना, जो भी होगा, जो आपके माइंड में आता होगा, तो ये बहिर्मन आपको जो मोह माया में डाल देता है कि नहीं नहीं करेंगे, लालच में डाल देता है। ठीक वैसे ही हमारी अरण्या एक सपना देख रही है और सपने में वो अपने आप को देख रही है, ये तो मैं ही हूँ। कौन है? बाहर से कौन दिखाई दे रहा है? ये तो अंदर से झांक रही हूँ और वो तो मैं ही हूँ। पर ये कैसे संभव है? बाहर तो मैं ही खड़ी हूँ। ठीक से देखो अरण्या, अपना मन अपने आप को कहता है, ठीक से देखो, क्या ये झुर्री वाला मुखड़ा तुम्हारा नहीं है? है तो, पर ऐसा होने से क्या हुआ? हम तो हर पल बड़े होते रहते हैं ना। हाँ, पर जान रखो, इस चेहरे पर सताई हुई रेखाएं नहीं है, समय के साथ उगी पकी है, अपने वक्त को खुद जिया है। कितनी प्यारी बात उसने कही, देखिएगा। इस वाक्य को आधार बनाकर हम यह कह सकते हैं कि वो कितने स्वतंत्र विचारों को आत्मसात करने वाली व्यक्ति है। दूसरे मायने में हम यह कह सकते हैं कि उसने किसी की सहायता नहीं ली है। तीसरे रूप में हमारे सामने आता है कि उसने अपनी समस्याओं को खुद झेला है ना? आने वाले हर समय को उसने हर पल जिया हुआ है और उन समस्याओं को उसने खुद ने झेला है। तो इस चेहरे पर सताई हुई रेखाएं नहीं है, समय के साथ उगी और पकी है, अपने वक्त को खुद जिया है। जो वक्त होता है, जो समय होता है, उस समय के साथ हमें जीना आना चाहिए। क्यों और कैसे? क्योंकि जैसे वो आगे बताती, इतना संतोष, फिर यह प्रश्नोत्तर कैसे? यदि अपने बीच में संतोष होता है तो प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। और यदि संतोष अपने बीच में नहीं रहता है तो हाँ, ये एक चीज खत्म हो गई, दूसरी चीज चाहिए, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी चाहिए। तो संतोष हमारे बीच में होना अत्यावश्यक हो जाता है। तो यह प्रश्नों का उत्तर कैसे? क्या कपाट को चिन्ह रही हो? तुमने ही तो गढ़ा है इसे जीकर। ये जो कपाट है, मतलब जो कपाट की बात कर रहे, कौन सा कपाट? तो आकाश में कहीं ऊंचा सा कपाट दिखा था, उस कपाट की बातों कर रही है। तो कपाट से तात्पर्य उसकी पूरी जिंदगी है, जो जिंदगी उसने आत्मसात की हुई है, उस जिंदगी की बात कर रही है वह। तो इस कपाट को चिन्ह रही हो, मतलब इस कपाट को क्या तुम देख रही हो? तुमने ही तो गढ़ा है इसे जीकर। अरण्या ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे में गूंथ लिए, अंतराल के बाद खोले, बालों को छुआ कि अपने में अपने निकटता सरसराने लगे। देखिए ना, जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने रूप में अपने अंतर्मन से बात करते हैं, अपने दिल से बात करते हैं, तो हम अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, गूंथ लेते हैं दोनों हाथों को। और फिर उसके बाद में अंतराल के कुछ अंतर के पश्चात, कुछ समय के पश्चात खोलते हैं। हम अपने बालों को छूते हैं, अपने चेहरे को छूते हैं और अपनी निकटता, मतलब मैं क्या हूँ, उसे सरसराने लगते हैं। कुछ परेशानी है क्या? नहीं, हवा पी रही हूँ, आत्मा तक खींच रही हूँ, ऑक्सीजन। खुश हूँ कि जीवित हूँ, अपने साथ के तो कब के जा चुके हैं। देखिए ना, क्या कौन से संतोष को आत्मसात कर रही है, क्या कहना चाहती है? आत्मा तक खींच रही हूँ, ऑक्सीजन। खुश हूँ कि मैं जीवित हूँ, अपने साथ के तो कब के जा चुके हैं। अब देखिए उसने क्या बताया कि हमारे साथ के जो लोग थे,
जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो कब के जा चुके हैं, लेकिन मैं जीवित हूँ, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ, इस बात से मैं खुशी के लिए आत्मसात कर रही हूँ। वे चेहरे नहीं, भूल जाओ उन्हें, नमस्कार कर दो उन्हें। जीवित और मृतकों की जाति स्मृतियां बदल गई है, वह एक सी नहीं है। ओह, संतुष्ट हूं कि मैं जीवित हूं। देखिए ना कि जो जिसके पास होता है वह उस चीज से हम संतुष्ट, इस वाक्य से हमें स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि हमें अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि हम संतुष्ट नहीं रह पाते। कई चीजें हमारे पास होती है, हमारे साथ होती है, लेकिन हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते। एक चीज हमारे पास होती है तो दूसरी नहीं होती, तो उसके पीठ पीछे हम भागते जाते। तो संतोष जिंदगी का बहुत अच्छा और हम कहें कि सबसे उच्च स्तर का एक हम कहें जिसके पास होता है, संतोष नाम की चीज होती है ना, तो एक आत्मसात करने वाली बात है ना। और उसे आत्मसात करने के लिए कोई मार्केट में टैबलेट अवेलेबल नहीं है बेटा। आपको बता दूं, आपको जागृति ने एक लिया भी था पार्ट, जिसके माध्यम से आप सभी लोग सचेत हो गए थे। उस बच्ची ने आपको 7 चक्रों वाली रेसिडुअल एनर्जी वाली बात बताई थी ना, वो इससे रिलेटेड है। जब आप लोग मेडिटेशन करते हो ना, तो ये संतुष्ट जो है, ये संतुष्टि जो है, वो अपने आप आपके अंदर छा जाती है। तो बस आप यही मानते हुए चलिएगा कि हमारी जो अरण्या है वह आज संतुष्ट हो गई है। किस कारण? क्योंकि वह अपने आप को जीवित पाती है। वो उन्हें याद करना चाहती है, उन लोगों को जो मृत हो चुके हैं और जो जीवित है। उनकी स्मृतियां आज बदल गई है, उन सभी को वो याद करती है। लेकिन क्या कहती है? तुरंत उसका अंतर्मन कहते हैं, भूल जाओ उन्हें, भूल जाओ उन्हें और उन्हें नमस्कार कर दो। वह एक सी नहीं रहती है। ओह, मैं संतुष्ट हूं कि मैं जीवित हूं। अरण्या ने अपने कमरे में नजर फिराई। मेज पर पड़े फल रूप रंग रूप गंध से अपनी ओर खींचने लगे। चमत्कृत। देखिए ना, हमने बताया था इसके पूर्व भी कि हमारी कृष्णा सोप्ती जी को फल बड़े अच्छे लगते हैं। तो हर कहानीकार, हर उपन्यासकार अपने आप को वहां पर डाल देता है। हमारी अरण्या भी हमारे कृष्णा सोप्ती का एक प्रतीकात्मक प्रारूप है, यह मत भूलिएगा। तो जब वो सपनों से जाग जाती है और वह कहती है कि मैं संतुष्ट हूँ, कि मैं जीवित हूँ, वह उन मृतक शरीरों को भी देखना चाहती है, उन स्मृतियों को याद करना चाहती है। लेकिन उसका अंतर्मन उसे यह कहने के लिए मजबूर कर देता है कि मैं उन्हें नमस्कार कर देती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही वह आरण्य अपने कमरे में नजर घुमाती है, तो उसके मेज पर पड़े हुए फल जो है, वो अपने रंग से, अपने रूप से, अपने गंध से उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। चमत्कृत हो जाती है और वह प्लेट और छुरी उठाती है, इत्मीनान से फलों को छीलती है और फल की फाकों के साथ प्याला उमगने लगा। नींबू निचोड़ा, नमक डाला, थोड़ी काली मिर्च भी चखा और एक चम्मच भर चीनी ऊपर से भुरक दी। भूल जाओ उस सपने को, मजा लो फलों की तरावट का। अभी सब कुछ कल का सा ही है, अपनी धुरी पर टिका है। हिल भी जाए तो भी क्या, वक्त है। अंतिम पड़ाव वाली भूमिका कभी भी पास आ खड़ी हो सकती है, होगी, उसे होना है, सबकी होती है। इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरण्या ने भी अंतिम पड़ाव वाली भूमिका को निभाया है। वो उसका स्वागत कर रही है, लेकिन वो क्या कहती है उसे समझो। वो कहती है कि जब अंतिम पड़ाव वाली भूमिका सबके पास आती है, हमारे भी पास आएगी, होगी, उसे होना ही है, जैसे सबकी होती है। मुझे भी उस स्थिति को आत्मसात करना ही होगा, ऐसा कहने वाली हमारी अरण्या उन फलों का मजा लेना चाहती है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सभी को? क्लियर हो रहा है? यस मैम। किसी को कोई सवाल यहाँ तक आते हुए? किसी को कोई सवाल है?
आप हमारी बात को यदि सुन रही हो तो आपको यदि सवाल नहीं है तो आप प्लीज वैसी बात कहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ना है। जी मैम, कोई सवाल नहीं। ओके, धन्यवाद। यस तुम मैम। उसकी चिंता कर रही हो। जिस डोर की चरखी ऊपर वाले बुलंद दरवाजे पर टंगी है, उसे भला यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्या डर रही हो, भयभीत हो? हाँ और नहीं, दोनों ही है। जब तक हो आराम करो, मौसमों का सूख लो, ऐसी हवाएं कहीं और नहीं, चांद पर भी नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ यहाँ तक हमारी जो अरण्या है ना, वो अपने आप से बात कर रही है, अकेले बात कर रही है। और उसने जो सपना देखा, उस सपने की अभिव्यक्ति कर रही है। जिसने हमने देखा कि जिस वातावरण को वो दिखाना चाहती है, वो वातावरण आपके सामने रखा। और आगे चलकर उस वातावरण के साथ साथ उसने देखा कि अंतिम पड़ाव में वो जैसे जीवन यापन करती है, तो जो बाकी के लोग चले गए हैं, मुझे भी एक दिन जाना है, तो उस बात को भी वो स्वीकार करती है। लेकिन क्या कहती है? अपने आप को वो कहती है कि तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? जिस डोर की चरखी ऊपर वाले बुलंद दरवाजे पर टंगी है, उसे भला यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? यह तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। उस डोर को कब आगे ले जाना है और कब तक उस डोर को समाप्त करना है, यह तो केवल ऊपर वाले के हाथ में होता है। क्या डर रही हो, भयभीत हो? हाँ या ना, दोनों ही। जब तक हो आराम करो, मौसमों का सूख लो, ऐसी हवाएं कहीं पर भी नहीं है, चांद पर भी नहीं। मतलब तय है। हमारी अरण्या उस परमात्मा को देखती है, परखती है और कहती है कि ये जो सारी जिंदगी है, ये सारी जिंदगी केवल परमात्मा की देन है। जब तक हम यहाँ पर हैं, उसका सुख लेना आना चाहिए। और ऐसी हवा कहीं और नहीं है, चांद पर भी हम इस हवा को आत्मसात नहीं कर सकते। और फिर उतने में हल्के से मन फोन उठा, ईशान का नंबर मिलाया, देर तक बजता रहा। घंटे भर बाद फिर से नंबर मिलाया, बजा और उठा लिया गया। देखिए, अब वो अकेली है अपने घर में। और जब वह फोन उठाती है, ईशान को मिलाती है, वह उसका फोन जो है वो बजता रहता है। लेकिन फिर से 1 घंटे के पश्चात वह और एक बार उसे ट्राई करती है, और उधर से हेलो की आवाज आती है। हेलो में रख देने को थी, सोचा आप आराम में होंगे। आज टॉयलेट की सफाई का दिन था, वही करके आ रहा हूँ। हाँ, शाम को पार्क चलने का इरादा है क्या? चल सकोगी? कितने बजे? ठीक 4:30, फाटक पर ही मिलेंगे। अरण्या को कुछ हटबटाहट हुई। सैर को जाने से पहले आराम जरूरी है, थकान सी हो रही है। सुबह विटामिन लेना भी भूल गई थी। लेटे लेटे सोचा, घड़ी की सुइयों में से जाने कितना कुछ निकाल पाते हैं हम। ईशान घड़ी के आतंक में वही नजर टिकाए रहते हैं, और मैं उससे आंखें चुराए रहती हूँ। भला तुलना क्यों? अपने अपने कदमों की रफ्तार है। ठीक 4:25 पर अरण्या नीचे पहुंच गई। देखिए ना, अरण्या और ईशान दोनों अच्छे दोस्त हैं। हमने इसके पूर्व भी बताया कि दोनों साथ साथ घूमने के लिए निकलते हैं, पार्क के लिए निकलते हैं। लेकिन उसके पूर्व एक दूसरे को फोन करते हैं। फोन पर समय तय होता है, और समय तय करने के पश्चात वो खुद तैयार हो जाती है। अरण्या को कुछ ऐसी हड़बड़ी होती है कि हम सैर को नहीं जाएंगे, हम तो पहले आराम करेंगे। थकान उसे महसूस हो रही है क्योंकि वह विटामिन लेना जो भूल गई थी। और लेकिन उसके पश्चात जब उसका फोन काट देती है, तो उसे लगता है कि नहीं, अब हमें जाना चाहिए। और वह ठीक 4:30 बजे वहां पर निकल जाती है। तुलना नहीं कर पाती किसी के साथ। और 4:25 पर अरण्य नीचे पहुंच गई। कलाई देखिए, बिल्कुल वक्त से हो। घड़ी के चंगुल में से निकल जाना आसान नहीं, खास तौर पर जब इस सयानी की कभी ताली गुम हो, कभी पर्स, कभी जर्सी। कभी यह दुविधा हो कि हल्का पहने या भारी। भारी से चलना मुश्किल होगा, हल्का पहनो तो सर्दी लगने का खतरा। पुराना जिस्म। देखिए ना, जब औरतों वाली बात आती है, आप सभी लोग लड़कियां हो, तो यहाँ कहने में मुझे कुछ परेशानी नहीं है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, भले घूमने के लिए पार्क में भी जाते हैं, तो हम क्या पहने, हल्का कपड़ा पहने या भारी पहने, किस प्रकार का कपड़ा पहने, तो इस प्रकार में हम लोग बड़े दिलचस्प हो जाते हैं।
और खास तौर पर महिलाओं को, और ऐसे समय में कि जब सर्दी का मौसम है तो हल्का यदि पहनते हैं तो सर्दी लग जाएगी, और भारी यदि पहनते हैं तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी हमारी अरण्या की स्थिति हो गई है, क्योंकि वो क्या कहती है आगे, पुराना जिस्म है, मतलब बूढ़ा जिस्म है हमारा, जिस कारण हमें इन सारी बातों को देखना पड़ता है। सड़क पर चलते हुए अब दोनों निकल गए। सड़क पर चलते हुए किसी दूसरे की निगाह से अपने पर नजर डाली, चुस्त दुरुस्त कपड़े, न ज्यादा गर्म न ठंडे, अपना भार उठाने को सुख कर। ऐसे कपड़े हमारी अरण्या पहनती है कि दूसरों से अच्छे हैं, उनके जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो दूसरों से अच्छे भी हैं, चुस्त है, दुरुस्त है, न कपड़े ज्यादा गर्म हैं और न ज्यादा ठंडे हैं, केवल अपना भार उठाने को वो सुख कर हो जाती है। ऐसे कपड़े वो पहनी हुई है। इतना समझ में आ गया आपको? यस मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। यस मैम। धन्यवाद। सड़क, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं सड़क पर, पार्क पर हम लोग चलते हैं, है ना। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे उस आरण्य के घर की। अब ईशान को फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद ठीक 4:30 का समय दिया है दोनों ने। अब 4:25 पर हमारी अरण्या वहां से निकल गई है। अब वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सड़क के किनारे किनारे कीकरों की लंबी पात झिलमिली सी बनी धूप में लहराती हुई झूल रही है। अब देखिए ना, एक जैसे पात लगी हुई है किनारे में रास्ते पर, तो पक्के बांध तले सरसों के लंबे चौड़े खेत है, खेती भी हो रही है वहां पर। और जब वो घूमने के लिए चली जाती है पार्क में, तो इन सभी दृश्यों को दिखाया गया है, प्राकृतिक चित्रण वहां पर दिया जा रहा है। छोटे मंझोले जो पौधे हैं धूप और हवा को अपने में खींचने में मस्त हो रहे हैं। सड़क में ट्रैफिक होता है, और इन सबसे बेखबर तेज गति से समय भागता चला जा रहा है। ईशान ने गाड़ी पार्क की है। दोनों पार्क के प्रवेश द्वार द्वार की ओर बढ़ चले। कतार में खड़े ऊंचे यूक्लिपर्स जाने की अपनी ऊंचाई में भी अनमने दिखते थे। देखिए, एक जो बड़ा सा खड़ा हम कहे कि पेड़ होता है, यूक्लिपर्स जिसका नाम है, तो वह अपनी ऊंचाइयों को छूने का वह प्रयास कर रहा है। जैसे अपने यहाँ पर अशोक का वृक्ष होता है ना, बस वैसे ही यूक्लिपर्स होते हैं जो हमेशा ग्रीनरी देते हैं। तो पार्क में बाहर खड़े हैं शायद इसलिए। दाई पटरी पर रोड़ी और बजरी की ढेरिया, हेज के साथ साथ पार्क को घेरे हुए कटीली तार जमीन पर पसरी है। यहीं से दाखिल हो रहे हैं पार्क में एक छोटी सी सगरी पगडंडी। अब देखिए, उस पार्क में जाने के लिए बड़ा सा रास्ता नहीं है, तो हम पगडंडी से हमें आगे बढ़ना है। ढलान है, जरा संभल कर, फान लेगी ना। जी हाँ, मतलब फान लेगी मतलब उसे उछल कर आगे जाना है। पानी होगा या कुछ और, तो ढलान होता है, जरा संभल कर आना है, ऐसा दोनों एक दूसरे को बताते हैं। जी हाँ, एक साथ दो जोड़ी शूज सतर्क हुए और सावधानी से पार्क के अंदर पहुंच गए। लाल टाइल्स की लंबी रोस अशोक की हरियाले पेड़ों से घिरी है। किंगरी की तरह साथ साथ जाती फूलों की क्यारियां, छोटे छोटे नन्हे फ्लॉक्स, लाल, गुलाबी, बैंगनी और सफेद। अब देखिए उस प्राकृतिक चित्रण को कितना प्यारा उन्होंने बना दिया। सामने लतरों में झुरमुट बुगनबेलिया की गुच्छीली चटक बेल है, ये देखा होगा, अपने पास में भी है ये बुगनबेलिया। सफेद होते हैं, येलो कलर के होते हैं, सुंदर सुंदर गुच्छे उसके गुच्छे होते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ऐसे बुगनबेलिया जिसे कहते हैं। चटक लाल है, गुलाबी है, ब्राजीलियन पाम पाम भी है। जातिमान पीछे वाले छोटे जात के अलग खड़े हैं। पार्क में भी बाट मंडल राजनीति ही तो, मतलब देखिए ना कि उन कितने प्यारे से उनको सभी लोगों को सजाया गया है। जो उन्होंने बताया कि जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में से कई
यूक्लिपट्स जो है वह अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं, और साथ में जो कटीली तार जमीन पर पसरी हुई है वो है। और फिर उसके बाद में अशोक के हरियाली पेड़ वहां पर दिखाई देते हैं, फूलों की क्यारियां है, छोटे छोटे नन्हे फ्लॉक्स हैं जो लाल कलर के, गुलाबी, बैंगनी और सफेद, जो शो के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें छोटे छोटे फूल नन्हे नन्हे, और वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ऐसे। लतरों की झुरमुट है, बुगनबेलिया, सुंदर प्राकृतिक का चित्रण वो देखने के लिए वहां पर हम लोग चले गए हैं। और पार्क में भी बांट दिया है मंडल, मतलब जो राजनीति होती है, ये उच्च स्तर के, ये निम्न स्तर के, ठीक वैसे ही इन्हें भी इस प्रकार से बांट दिया है, ऐसा अरण्य का कहना है। हरे जाजम का सा घास और अपने हरे भरे की सुरक्षा इसका धर्म है, रंगों का छिड़काव भी इसे अस्वीकार नहीं। जैसे होते हैं ना, ग्रीनरी हर जगह पर पाई जाती है, आपको पता होगा कि जो ग्रीन घास होती है, हरी घास जो लगाई जाती है ना, जिसपे चलने से आपकी आंखें बहुत सतर्क हो जाती है, बहुत तेज आपकी आंखें हो जाती है, तो वो जो हरी जाजम का जो घास है उसे हरे भरे की सुरक्षा इसका धर्म ही है, मतलब वो कभी सूखती नहीं है, और कोई रंगों का छिड़काव भी उसे अस्वीकार नहीं होता, ऐसा। और गोलाकार क्यारियां है जो रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई है, बिना खुशबू के भी वो इतराते हैं। गुटकने मोरपंखी पौधे अपने परिवार में गूंथे जुड़े, सजीले पत्तों से बुने हुए, इनके सामने तो संगमरमर का चौतरा चाहिए था, इनकी छप छटाकी कुछ और होती है। ऊंचाई पर छा घर में बैठे बतिया रहे हैं बूढ़े वरिष्ठ नागरिक, घर परिवार से बाहर हो रहा है उनका सार्वजनिक संवाद, बीती हुई उम्र का अर्जित एकांत, बस इतना ही। देखिए दोस्तों, कि जब उन्होंने बताया, पूरे प्रकृति का चित्रण यहाँ पर उन्होंने करवा दिया, प्रकृति के साथ आने वाले जितने भी छोटे बड़े पौधे थे, वृक्ष थे, उन सभी को यहाँ पर जीवित करने का प्रयास हमने किया हुआ है। और इनके साथ साथ वहां पर कौन आए हैं, तो इनके साथ आए हैं बूढ़े वरिष्ठ नागरिक, जो इन प्राकृतिक छटा का आनंद लेना चाहते हैं, जी भर के जीना चाहते हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इन सभी प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे हमारे सारे बूढ़े और वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। घर से, अपने परिवार से बाहर हो रहा है उनका सार्वजनिक संवाद, बीती हुई उम्र का अर्जित एकांत, बस इतना ही। देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि बूढ़ों के दिल में सब कुछ होता है, लेकिन बूढ़े अपने ही परिवार के साथ अपनी बीती घटनाओं को नहीं बता सकते। लेकिन जब दूसरा उसका कोई जो साथी होता है, जो बूढ़े वर्ग का होता है, तो अपने ही साथ घटनाएं जो घटित होती है, परिवार में बहू की हो, बेटे की हो, अपनी बेटी की हो, अपने पोती की हो, अपनी नातिन की हो, जो बातें होती है, उन सार्वजनिक संवादों में वह परिवर्तित हो जाती है। घर परिवार से बाहर हो रहा है उनका एक सार्वजनिक संवाद, और क्या, बीती हुई उम्र का अर्जित एकांत, बस इतना है। अब देखिए, इस प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ उस यथार्थता का भी चित्रांकन कृष्णा जी ने हमारे साथ करवा दिया। ईशान और अरण्या मोड़ पर रुके, यहीं से घूमने के लिए अलग अलग दिशा को बढ़ जाएंगे। ठीक 6 बजे हम लौट कर यही मिलेंगे। दोनों घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग 2 दिशाएं। और 4:25 पर घर से निकले हैं, और ठीक 6 बजे लौटकर इसी जगह पर, इसी मोड़ पर वो दोनों मिलने के लिए लोलुप हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. धन्यवाद। पूजा, आपकी आवाज बहुत ही बेकार आ रही है बेटा। आरण्या पार्क के बाईं ओर बढ़ गए। वीपिंग विल्लो की नीचे लटकती टहनियां, बीच में झमकते लाल लाल ब्रश, आगे सागवान के पेड़ों की लंबी कतारें। संझाती धूप में पार्क दिख रहा है किसी छवि संग्रह जैसा। हवा की चक्की धीरे धीरे घूम रही है, पवन ऊर्जा, पेड़ों के पीले मुकुट हवा की लहरों में जगमग जगमग। मस्जिद के आगे पेड़ शांत है, अपनी अपनी मनचली शाखाओं से लदे। फाखियों के झुंड जाने क्या क्या संवाद कर रहे हैं।
मालूम नहीं। इस शोर का भुगतान भी कौन करेगा? भला ट्रैफिक शोर से इसकी क्या प्रतिस्पर्धा? पेट्रोल खर्च होता है तो पहिए गतिमान होते हैं। यहाँ बिना किसी टैक्स के ही चैनल तरंगित है। कहीं यह भी मुख वृक्षों का आंदोलन तो नहीं? किसके खिलाफ होगा? क्या लतरों के विरुद्ध जो इनसे लिपट लिपट जाती है? नहीं, यह पेड़ हम दोपायों के विरुद्ध है, शायद हमारी मनमानियों से खींच गए हैं। यहाँ पर अरण्य पार के बाई ओर जब बढ़ जाती है तो वहां के प्राकृतिक चित्रण को वह दिखलाने का प्रयास करती है कि जो शाम की संझाती हुई धूप है जो पार्क में दिखाई दे रही है, एक किसी की छवि की तरह एक संग्रहित हो रही है, एक हवा की चक्की जो धीरे धीरे घूम रही है, पवन ऊर्जा, पेड़ों के पीले मुकुट हवा की लहरों में जगमग जगमग करते हैं। मस्जिद की आगे पेड़ भी शांत है, अपनी अपनी मंजली शाखाओं से लदे हैं। पाखियों के जो झुंड होते हैं जाने क्या क्या संवाद कर रहे हैं। देखिए ना, ऐसे प्राकृतिक चित्रण जहां पर प्रकृति का चित्रण हो और वहां पर पक्षी ना हो, पाखियां ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और देखिए कि वो भी जो भी पाखी है वो अपने झुंड में संवाद कर रहे हैं। कितना प्यारा होता है। जैसे पेड़ पर बैठा हुआ कोई पंछी अकेला बात नहीं करता है, जब वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कितनी प्यारी मिठास की संवादों की ध्वनि अपने कानों में आती है। कहीं शोर का भुगतान भी नहीं करेगा। भला ट्रैफिक शोर से इसकी क्या प्रतिस्पर्धा? ट्रैफिक तो अपनी ओर काम करती है, इसकी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। पेट्रोल खर्च होता है, पहिए गतिमान हो जाते हैं। बिना किसी टैक्स के ही चैनल, अपने जो चैनल होते हैं ना वो तरंगित हो जाते हैं, मतलब वाइब्रेशंस आ जाते हैं, उसमें टावर आ जाता है चैनल्स में। तो यही इन मूक वृक्षों का आंदोलन तो नहीं? और यह आंदोलन आखिर किसके खिलाफ? क्या लतरों के विरुद्ध जो इनसे लिपट जाती है? नहीं, यह पेड़ हम दो पायों के विरुद्ध है, मतलब जो दो पैरों पर चलते हैं उनके विरुद्ध में है, शायद हमारी मनमानियों से खींच गए हैं। देखिए ना कि इस प्रकार ये जो मनमाना व्यवहार हर मनुष्य करता है, हम लोग देख रहे हैं निरंतर रूप से कि पेड़ों को किस प्रकार हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ उन्होंने करवा दिया कि यह जो हमारे विरुद्ध चली जाने वाली एक आवाज है, तो यह आवाज उन पेड़ों ने उठाई हुई है, ऐसा उसे लगता है। पाखियों की टुकड़ियों पर भी कोई अंकुश नहीं। चिड़ियों को देखो, चूक चूक ची 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 करती रहती है, सयाने पेड़ों को खूब सताती है। जमकर शोर मचाती है, करती है पूरी तानबाजी। बूढ़े पेड़ चुप हुए रहते हैं, नहीं बोलते। आत्मिक है पूरे, नहीं नहीं घुन्ने हैं, चुपचाप जासूसी करते रहते हैं। सहसा सामने से एक नीलकंठ फुर से उड़ गया। वाह, क्या पंख और क्या उड़ान! सॉरी। घास की नन्ही 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 मुन्नी पत्तियां हवा में हिल्लोरे लेने लगे। अरण्या तेज तेज कदमों में लगभग दौड़ने लगे। पांव तले उखड़े पत्थर का खटका लगा, नीचे से टाइल उखड़ी हुई थी। संभल कर गिरोगे, कम पुरानी नहीं है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। याद आया, याद आया मेडिकल इंश्योरेंस वाला कागज संभाल कर रखा है ना, रखा का है यह याद नहीं, घर लौटते ही ढूंढना होगा। अपने आप से बात कर रही है और निकल जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप कहीं किसी जगह पर जाते हो तो क्या आप अपने साथ बात कर पाते हो? होता है आपके साथ भी ऐसा? यस मैम। वेरी गुड। हम लोग करते हैं। और जब तक हम आपको क्लियर हो रहा है बेटा कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बस केवल पढ़ते ही जा रहे हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा है? हो रहा है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हमने स्टार्ट किया था, अपने घर का जो पर्दा है वो जोर से हिल रहा है, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और फिर
उन्होंने सपना देखा, उस सपने की बात हमने की। उसके पश्चात हमने आपको बताया कि जैसे सपना उसका पूरा हो जाता है तो यथार्थता क्या है वो भी हमने आपको बताया, वास्तविकता का दर्शन भी करवाया। उसके पश्चात उसने ईशान को कॉल किया, कॉल नहीं उठा पाए, फिर 1 घंटे के पश्चात उसने कॉल किया, कॉल उठा लिए। उन्होंने उन्हें घूमने के लिए पार्क में जाने की जिद की और उसकी जिद को बिना चाहते हुए भी उसने कबूल कर दिया। चाहती थी कि वह आराम कर ले, लेकिन आराम नहीं किया विटामिन की गोली न लेने के कारण। कपड़े क्या पहने उसके लिए भी वह खुद परेशान थी, लेकिन उसने बहुत अच्छे खासे कपड़े पहन लिए और वो दोनों निकल गए। जब उन्होंने निकले तब हमने देखा अनेकानेक प्रकार के वृक्ष वहां पर है, लताएं वहां पर है, पेड़ पौधे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पाखियों भी वहां पर है, पाखियों की बातें भी वहां पर है, टुकड़ियां भी वहां पर है, लेकिन उन टुकड़ियों पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। जो पेड़ है वो चुपचाप सारी बातों को उनको सुनते रहते हैं, आत्मिक हो जाते हैं, एक सद्भावना उनके प्रति हो जाती है। और इतने में एक छोटा सा जो नीलकंठ है वो फुर से उड़ गया। वाह! और उसमें वो कहती है कि क्या पंख है उसकी, उड़ान कैसी है। और वो जो हवा में घास की नन्ही-मुन्नी पत्तियाँ जो हवा में हिलोरे लेने लगती है। और सचमुच ऐसे वातावरण में को देखती हुई अरण्या को अपनी जब तेज कदमों से आगे दौड़ती है, तो एक उखड़ा हुआ पत्थर होता है जिसके साथ वो गिरने के लिए हो जाती है। तो वो अपने आप को कहती है कि संभल जाओ, गिरोगी, कम पुरानी नहीं है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो वह अपने आप को समझाती है कि मेडिकल इंश्योरेंस वाला कागज संभाल कर तो तूने रखा है ना, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कहती मैंने तो कागज रखा है पर घर लौटते ही मुझे कहाँ रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे घर लौटते ही उसे ढूंढना होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछो, बोलो। मैम वो सास का जो आरण्या कहती है वो सपना देखती है क्या? हाँ जी बेटा। वो सास का मतलब उसमें उसकी सास दिखती वो सब सपना देखती है क्या वो? यस 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 यस, उसका पूरा सपना है। हमने बताया ना स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वो सपना देख रही है। और उसके बाद में जब सपनों से वह बाहर आ जाती है तब वह अपने आप को अपने चेहरे पर हाथ घूमती है, अपने बालों को हाथ लगाती है। ये सारा पूरा उसका सपना है। सपने से बाहर आने के बाद उसकी यथार्थता भी अपने आप के सम्मुख रखी थी। क्लियर? जी मैम। और कोई यस सवाल? मैम। और कोई सवाल है बेटा? नो मैम। ओके, बढ़े आगे। यस मैम। अरण्या चल रही है दौड़ते हुए और उसकी कुछ टहलती आंखें अचरज से देखने लगी। इस उम्र में यह रफ्तार चाल अपने आप धीमी हो गई। घड़ी देखी, दूर दिखते वाली खाली बेंच को आंखों से आरक्षित किया, वही पूछ पहुंच कर सुस्ताएगी। देखिए ना, एक स्टेटमेंट आ रहा है, एक वाक्य आ रहा है, दूर दिखते खाली बेंच को आंखों से आरक्षित किया। ये वाक्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप में से कोई हो जो आप हमें बताए? मैम मतलब उसने वो जो टेबल रखी थी वहां पे जो जैसे गार्डन वगैरह में बैठने के लिए रहती है ना, हाँ। तो उसने मतलब उस आंखों से उसको इसे देखा मतलब गौर किया उस पे। हाँ। और आरक्षित किया मतलब क्या? उसकी आंखों ने यह बात बता दी कि नहीं मैं तो इसी जगह पर जाकर बैठूंगी, है ना। आरक्षित किया मतलब रिजर्वेशन कर लिया उसने, उसकी आंखों ने। क्लियर हो गया कि जब भी हम कोई खाली बेंच देखते हैं तो अब हमारे मन में आ भी जाता है ना, आपके भी माइंड में आया होगा। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं तो जो खाली जगह होती है तो पहले तो अपनी आंखें ढूंढती है यहाँ वहां कहीं पर भी जगह मिल जाए। और जहां जगह मिल जाती है तो हमारी आंखें पहले उसे आरक्षित कर लेती कि नहीं, हम कंफर्म हो जाते इस जगह पर अपन जाकर बैठे। तो और फिर वहां जाकर हम सुस्ताएगी मतलब थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठेगी। लॉन में पानी लगा है, जूते मोजे उतार हाथ में ले लिए और गीले लॉन को तिरछे काटते हुए गंतव्य पर पहुंच गए। जिस जगह पर वो जाना चाहती थी उस जगह पर वो बैठ गए। बैठे बैठे देखा लतरें, शाखें, टहनियां सब गहराने लगी थी। पतली धूप में जो जल रंग दिखते थे अब लगने लगे हैं गहरे तैल रंग। ऊपर वाले के पास तो असीम स्वतंत्रता है। उसने ब्रह्मांड में बेहिसाब प्रयोग किए हैं, हर चीज
हर शय का अलग अलग स्वभाव, गुण और आकृति है। मतलब उसने पूरे ब्रह्मांड को देखा कि ये जो बात है, देखिए ना, एक जगह पर हम यदि मानते हैं कि हमारी अरण्या सात्विकता से या आस्तिकवादी नहीं है, तो यहाँ पर वो जो बात कर रही है कि ऊपर वाले के पास असीम श्रद्धा है, स्वतंत्रता है, तो निश्चित है कि वह ऊपर वाले को मानते, परमात्मा को मानती है। और जो ब्रह्मांड का निर्माण उसने किया, परमात्मा ने किया, तो सोच समझकर प्रकृति का निर्माण उसने किया। और ब्रह्मांड में जब हर चीज अलग रूप से बनाई गई, अब देखिए अपने बीच में कितने सारे लोग हैं, है ना, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर एक व्यक्ति का गुण अलग है, हर एक व्यक्ति की फिगर आकृति अलग है, हर एक का बोलना अलग है, हर एक का देखना अलग है। क्लियर है ना? तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड में निर्मित हुई प्रकृति की, तो प्रकृति के निर्माण के पीछे उस परमात्मा का कोई ना कोई प्रयोजन रहा है। और ठीक उसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए हम और आपका जन्म हुआ। ठीक वैसे ही जो इस ब्रह्मांड में जो प्रकृति का निर्माण हुआ, वो प्रकृतियां अलग अलग रूप से है। वो प्रकृति अलग अलग रूपों में कैसे है? तो जैसे पेड़ लता से, फूल पत्ते से, हिरण चित्ते से, चीता खरगोश से, तितली मोर से, मोर कौवे से, कौवा चिड़िया से, आदमी शेर से, शेर बच्चे से, बच्चा माँ से, माँ पिता से। अनोखा अनुपम संसार है ऊपर वाले का, उसका, हमारा और हम सबका। देखिए वह इन सारी ओर चल रही है, कभी पेड़ों की ओर, कभी लताओं की ओर, फूलों की, पत्तों की, हिरणों की, चीतों की, खरगोश की, तितली की, मोर, कौवे, चिड़िया, आदमी, शेर, बच्चे, माँ और फिर से एक बार पिता। आ गए फिर मनुष्य पर। सामने पैदल पथ पर ईशान चले आ रहे हैं। अरण्या मोजे पहनने लगे। क्या जूते काट रहे हैं? नहीं, घास गीली थी और जूते बचाने जरूरी थे, सो हाथ में पकड़ लिए। ईशान हंसे। अब देखिए दोनों दोस्त मिल गए, तो उसने जब मोजे निकाल दिए, जूते निकाल दिए, और वो वहां पर जाकर बैठ गए। अब जैसे ईशान का आगमन हुआ, उसने मोजे पहनना शुरू कर दिया। क्या जूते काट रहे हैं? वो कहते नहीं, घास गीली थी और जूते बचाने जरूरी थे, सो हाथ में पकड़ लिए। ईशान हंस रहे हैं। जूते बचाने के लिए सर्दी पकड़ने भी भले का तुक, एंटीबायोटिक्स तक खाने पड़ सकते हैं। अरण्या हंसी। और देखिए ना, मतलब कि जैसे उन्होंने बताया कि सर्दी के दिन है, और सर्दी में यदि हम गीली घास पर चलते तो और ज्यादा सर्दी लग जाएगी, तो वो क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स तक खाने पड़ सकते हैं तुम्हें, ऐसा ईशान उसे कहता अरण्या को। अरण्या क्या कहती देखिएगा, उनसे पहले मैं काली मिर्च, तुलसी और मुलेठी का काढ़ा पीऊंगी। अच्छी आदत है, बहुत ज्यादा दवा लेना ठीक नहीं। अब देखिएगा इन दोनों के संवाद क्या है। दोनों के संवाद में उसने क्या कहा, आप लोग अभी जैसे हमारा ये जो फोनेटिकल प्रॉब्लम है, शायद यू फील दिस सिचुएशन, हमारी आवाज में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप कई वर्ड्स हमारे क्लियर नहीं आ रहे हैं फोनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से। आपको क्लियर हो गया, थोड़ी सी सर्दी लग गई, और जिस कारण हमारी आवाज अच्छी नहीं आ रही है ना, क्लियर नहीं आ पा रही है जैसे डेली आती है, आप फील कर रहे होगे उस आवाज को। तो जैसे इसने बताया कि हम काढ़ा लेते हैं, तो इस काढ़े पर हम भी भरोसा करते हैं, और इन दिनों में, खास तौर पर सर्दी के दिनों में, ऐसा काढ़ा बना के हम लोगों को लेना ही चाहिए। और खास तौर पर कोविड-19 के कारण तो हम सबको लेना ही चाहिए। तो अच्छी आदत है काढ़ा पीने की। और काढ़ा कैसे बनाती है? तो काली मिर्च, तुलसी और मुलेठी का काढ़ा वो दे देती है आपको। एकोत्तरी में बहुपर्यायी प्रश्नों के रूप में आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न तैयार करते आने चाहिए। यहाँ से ही प्रश्नों का निर्माण होगा कि आरण्या एंटीबायोटिक्स पर ज्यादा भरोसा रखती है, या काली मिर्च, तुलसी, मुलेठी, या अजवाइन, अदरक और काली मिर्च, इस प्रकार के पर्याय, बहुपर्यायी पर्याय आपके साथ जोड़ सकते हैं। तो आपको याद दिला दूं फिर से एक बार कि वह काली मिर्च, तुलसी और मुलेठी का काढ़ा पीना पसंद करती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम।
ओके, मतलब यह निकला कि गीली घास पर चलना मुझ जैसे पुराने नागरिक के लिए ठीक नहीं। हाँ अरण्या, पुराने नागरिकों को इस तरह की लापरवाहियां बहुत महंगी पड़ सकती है। सही, अब ये दोनों है ना, ये एक दोनों की केयर करते। अब इस वाक्य से तो क्लियर हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, कि वो कहते हैं कि तुमने जूते क्यों निकाले, वो जूते काट रहे हैं क्या, शूज निकाल दिए, मोजे निकाल दिए, सॉक्स निकाल दिए, तो क्या तुम्हें वो काट रहे हैं? तुरंत कहती कि नहीं, बस हमने जो गीले न हो इसलिए हमने वो निकाल दिया। जूतों को बचाना चाहती है, तो जूते बचाने के लिए सर्दी लग जाएगी, तो क्या मतलब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। दोस्त है तो दोस्ती को केयरलेस होकर नहीं चलना है, सबका केयर करते हुए दोनों भी अपने आप में, तभी दोस्ती सफल होती बेटा, है ना। यदि हम एक दूसरे का केयरिंग नहीं करते हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं करते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ना, तो ये बात पॉसिबल नहीं हो जाती। तो दोनों को भी एक दूसरे को समझना आना चाहिए। अब वो कहती है कि नहीं, एंटीबायोटिक्स नहीं खाऊंगी मैं तो काढ़ा पीती हूँ, काली मिर्च, तुलसी और मुलेठी का। तुरंत वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ज्यादा दवा लेना भी ठीक नहीं होता है। और वो फिर से उन्हें समझाता है कि गीली घास पर चलना मुझ जैसे पुराने नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। हाँ अरण्या, पुराने नागरिकों को इस तरह की लापरवाहियां बहुत महंगी पड़ सकती है। जब अरण्या कहती है कि चलो ठीक है, पर गीली घास पर चलना मुझ जैसे पुराने नागरिकों को ठीक नहीं है, तो तुरंत उसमें हाँ भर देते हैं ईशान, और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस प्रकार की लापरवाहियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी नहीं, महंगी पड़ सकती है। सही कह रहे हैं। आगे के लिए शहर में सिर्फ एक्शन शूज, मतलब उन्होंने एक विज्ञापन भी देखा और उस विज्ञापन के आधार पर उन्होंने दोनों ने क्या कहा, आगे के शहर में सिर्फ एक्शन शू, इसके साथ एक और टुकड़ा जोड़ दे, नहीं तो किसी शू कंपनी के विज्ञापन से सुन पड़ेगा। नहीं, आज किसी शाम का समापन किसी विज्ञापन पर उचित नहीं। तो आध्यात्मिक संवाद हो जाए। देखिए, दोनों ही एक दूसरे के बीच में संवादों के लिए माहिर है। क्योंकि हमारी अरण्य जो है पेशे से वकील है। Am I right, महिमा? महिमा, am I right? नीलोफर? नो मैम। नहीं मैम, लेखिका है वो। वेरी गुड, मेरे बच्चे यहीं पर है, ये सुनकर मुझे बहुत आनंद लगा। बेटा आप सभी लोग समझ तो रहे हो ना? जी मैम। वेरी गुड। नए कौन जुड़े हैं आज की तासिका में? आप में से कोई नया जुड़ा है? एक बच्ची जुड़ी थी जिसका अधूरा था, उसका नाम नहीं जान पाए हम, वो कोई शिवानी। हाँ जी, शिवानी, शिवानी भी जुड़ी थी। शिवानी मौर्य। हाँ, शिवानी जुड़ी थी लेकिन शिवानी निकल गई शायद। यस मैम। ओके ठीक है, चलो लेट्स गो नाउ। क्लियर तो हो रहा है बेटा आपको सभी को? यस मैम। हाँ, जी अभी मैम। कंपनी के विज्ञापन के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो क्या कहती है कि नहीं, आज किसी शाम का समापन किसी विज्ञापन पर उचित नहीं होगा। तो चलो कोई आध्यात्मिक संवाद हो जाए। आरण्य, क्या यह शब्द है आपके कोश में? लगता तो नहीं। अपना कुल धर्म अधिकारों की लड़ाई है और आपका ज्ञान प्रज्ञा से जीवों में सुलह सफाई है। मौखिक द्वंद का संकेत दे रही है चाल आपके। मुठभेड़ के लिए तैयारी है क्या? बहुत आक्रामक लग रही हूँ क्या? वैसे तो अंतर्मन की क्रियाएं पावों में थिरकने ही लगती है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो जो द्वंद है, वो जो मानसिकता है द्वंद वाली, मतलब द्विधा मनस्थिति जब हो जाती है, तो मुठभेड़ दोनों की हो जाती है और उस पर सचेत करवा रही हमारी अरण्या। क्या कहती, मैं क्या आक्रामक लग रही हूँ? वैसे तो अंतर्मन की क्रियाएं, अंतर्मन में जो होता है वह अपने हाथों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, अनुशासन। हाँ, अपने पास भी है। आपके पास शास्त्र है और अपने पास शस्त्र।
देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? शास्त्र हमें सच्चाई दिलाता है, शास्त्र हमें वो सारी बातें बताता है, और शस्त्र किसी का खून कर सकता है। अब देखिए, शास्त्र और शस्त्र में वो क्या कहता है? आप ही विभाजन कर रही है, पूरा देश उलझा है जाति स्मृति की खलबली में। मैं द्विज हूँ, मैं अब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, मैं अराजपूत, मैं जाट गुजर, मैं कमजोर वर्गीय, मैं दलित, मैं अनुसूचित। ठहरिए ठहरिए, भारतीय कहाँ है? मतलब देखिएगा कि जहां पर जातीयता वाली बात आती है, वहां पर वह तुरंत क्या कहती है कि अरण्या को वह कहता है कि तुम विभाजन कर रही हो, ईशान कहता है। और वह कहता है कि जाति स्मृतियों में खलबली कैसी? मैं तो द्विज हूँ, मैं अब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ और राजपूत है, जाट गुजर, मैं कमजोर वर्ग हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अनुसूचित हूँ। उन सारी जातियों में उसने बांट दिया। क्या कहते? ठहरिए ठहरिए, भारतीयता कहाँ है? दोनों के संवादों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। भारतीयता वह न्यायालय की तराजू में। क्यों न विषय बदल ले? चलिए, कल्पनातीत सुखों के नाम लेते हैं। पहले आपकी बारी। अब देखिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो तुरंत उसने क्या कहा कि चलो हम विषय बदल देते हैं। वो क्या कहते कि भारतीयता कहाँ है? कहाँ है भारतीयता? ईशान कहते हैं कि वो तो न्यायालय की तराजू में है। तुरंत वो कहते हैं क्यों ना हम विषय बदल दें। चलिए, कल्पनातीत सुखों के नाम लेते हैं। पहले आपकी बारी। मेरे सुखों की सूची बहुत सी संक्षिप्त है। एक पंक्ति में शब्दों के गुच्छे और अर्थों के मुखड़े, बस इतना ही। अब आप कहें। अब देखिए, ईशान जो है, ईशान अपने आप में हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, एक लेखक होने के नाते वह उसके पास शब्दों का जो संग्रह है वो ज्यादा है, भंडार ज्यादा है शब्दों का। और शब्दों का भंडार जिसके पास ज्यादा होता है वो लड़ाई झगड़ा करने में माहिर हो जाता है। लेखक के पास तो होता ही है, और अरण्या के भी पास है। और वो क्या कहते देखिएगा, कोई एक अच्छी कृति पढ़ पाने का सुख। कुछ विस्तार करें। अर्थों के पीछे से चमकता चैतन्य, चैतन्य ही मणिभ है। अपना पारदर्शी चमक में मणिभ कभी फीका नहीं पड़ता। व्यक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं ना? हाँ, वही इस जीवन की परम अद्वितीयता है, एक संपूर्ण संरचना। अपने प्रति चैतन्य होना ही पुनर्रचना है। तो ठीक कह रहा हूं? हाँ, समझ रही हूं। जितनी बार अपने को संवारना, नया करना, उतनी बार पुनर्जन्म। चुपके से आरण्या ने अपने से पूछा, भला कितने जन्म हो चुके तुम्हारे अब तक? अनेक। सचमुच अनेक जन्मों की तैयारी रही इसी एक जन्म में। ईशान ने लंबे मौन से उबरने को कहा, आपको कुछ कहना है? अब आपकी बारी है। हो रहा है पुनर्जन्म इन दिनों भी, कागजों को फाड़ कर। उम्र की भविष्यवाणी। क्या इस अनुभव के बीच से आप भी गुजरे हैं? हाँ। कभी पुराने पोत, कभी पुराने हिसाब, कैलेंडर और डायरिया। अपनी कहूं तो कागजों के साथ साथ स्मृतियां भी। शायद इसे ही निर्वाण कहते होंगे। यहाँ पर उन्होंने पुराने पत्र के बारे में बात की, पुराने हिसाब की बात की, कैलेंडर और डायरियों की बात की। ईशान किसकी स्मृतियों में खोना चाहता है? कुछ याद आ रहा है बेटा आप में से किसी को? मैम वो उन दिनों की, तब उनकी माँ वो रसोई घर में। हाँ, बोलो ना ईशान। अरण्या और ईशान दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रही है। पूजा। ईशान किनकी स्मृतियों में डूबता चला जाता है? कागजों के साथ साथ उसकी स्मृतियां भी उसे याद दिला देती है। किसकी स्मृतियों पर चला जाता है? किसे ज्यादा चाहता है? अरण्या को? अपनी पत्नी को? अरण्या, अरण्या, सॉरी मैम। यहीं पर रहिए, कुछ और कामों में मत लग जाइए।
इतना स्पष्ट कहने का आग्रह भी क्यों? इसलिए कि ठेठ गद्दे को जीती हूँ। दोनों गुलाब वाटिका की दीवार के साथ साथ बढ़े। देखिए, अब हम लोग चलते हैं गुलाबों की वाटिका में। गुलाब फूल अच्छे लगते हैं सभी को, है ना? तो गुलाब की वाटिका, और इस वाटिका में तो जैसे काव्य की भाषा उग रही है। पहले देख गई हूँ। क्या आपने कोने वाले काले नारंगी गुलाब की क्यारी में एक छोटी सी सांवली गुलाब पत्रिका देखी? नाम सुंदर है, गुलाब पत्रिका। इस पहचान में कई स्त्रीत्व का दबाव तो नहीं? हो भी सकता है। पार्क का पुत्र समाज तो बहुसंख्यक है, हमें अल्पसंख्यकों की भी चिंता है, इसलिए इन पुत्रियों को पहचानना भी जरूरी है। ईशान हंसे। विवाद में यह मामला कहीं ज्यादा न उलझ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी सौजन्यता को संकीर्णता में क्यों बदलेंगे? झगड़े हो या न हो, हम सयाने तो शांति को प्राप्त करेंगे। दोनों हंसते हैं। देखिए ना, दोनों किस प्रकार अपनी अपनी बातों पर उलझाते हैं, दोनों अपने अधिकारों पर उलझाते हैं, दोनों एक विवाद लेकर खड़े हो जाते हैं, एक विषय छेड़ देते हैं और उस विषय पर दोनों की चर्चा चलती है। तो कहीं ईशान को लगता है कि दोनों इस प्रकार से उलझ न जाए, तो वो कहते हैं कि इतने संकीर्ण हम लोग नहीं है, मतलब नैरो थिंकिंग हमारी नहीं है। झगड़े हो या न हो, हम तो शांति के बीच में रहेंगे। सयाने लोग हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़े लोग संकीर्ण दिमाग वाले नहीं हो सकते। हमें तो शांति को प्राप्त करना है। दोनों हंस रहे हैं। इच्छा देवी तो अधिकारों का रास्ता वहां भी काट देगी। संकेत समझ गई हूं, उस अनंत शक्ति का सामना किए रहेगी। ईशान हंसे। आपको वकील की जरूरत तो वहां भी पड़ सकती है, वहां भी यही अव्यवस्था होगी। फीस दी जाएगी तो पैरवी होगी। हाँ, फैसले के लिए एक युग तक लग सकता है, उतने में तो कई शताब्दियां पार हो जाएगी। आरण्या खिलखिलाकर हंसी, क्योंकि ये जो वकालत वाली बात कर रहे हैं, ये खुद के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि उन सभी फैसले बहुत अच्छे से ले पाए और दोनों का फैसला एक जैसा हो, क्योंकि वह हमेशा एक विषय को लेकर अपना जो घूमने का जो तरीका है उनका इस प्रकार से शुरू होता है। एक जगह पर रुकते हैं, दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जब दोनों इकट्ठा होते हैं तो अंतिम मोड़ पर जब वो चले जाते हैं तो उनका एक परमानेंटली विषय होता है। किसी भी नए नए विषयों पर चर्चा करना उन दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। अरण्या खिलखिलाकर हंसती है। सुनने में अच्छा लग रहा है कि हम इतना समय, इतना लंबा अरसा जिएंगे। इतना बता दूं कि मैं धीरज से प्रतीक्षा करूंगी, अपने अधिकार कैसे छोड़ूंगी भला? वह कहती है कि मुझे तो प्रतीक्षा करना अच्छा लगेगा, मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती। सहसा दोनों ओर से शब्द गुम होने लगे और सांझ की आहटें मुखर हो उठी। पार्क का उजला अब नीला दिखने लगा, हरित अब नीला दिखने लगा था। अंधेरे से पहले की शाम, बस ऐसे ही शाम है, और दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। वहां पर चले गए पार्क में, और पार्क का वातावरण आपके सामने रखा, और ऐसे ही शाम है, अंधेरे से पहले की शाम। और वो सवाल कर रही है, आपका मन चाह रंग कौन सा है? काला है? नहीं नहीं, यह तो उल्लास का रंग नहीं। क्यों नहीं? अपने गुलाबी। अब वो उन्होंने सवाल किया, ईशान ने, कि आपका मन पसंदीदा रंग कौन सा है? अपने गुलाबी काल में भी मुझे यही पसंद था, इन दिनों वही पहनती हूँ, ग्रे और सफेद। यही दोनों मेरे आंतरिक को घेरे रहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ऐसा हो सकता है कि अरण्या को कौन सा रंग पसंद है, और उसका आंसर होगा गुलाबी, नीला, ग्रे और सफेद। Which is the correct answer? मैम उसको तो ग्रे और ब्लैक पसंद था ना। देखिए ना, ग्रे और सफेद, ब्लैक तो उसे पसंद नहीं है, उसने बना कर दिया। काला है? नहीं नहीं, यह तो उल्लास का रंग नहीं। क्यों नहीं? अपने गुलाबी काल में भी मुझे यही पसंद था,
इन दिनों पहनती हूँ ग्रे और सफेद, यही दोनों मेरे आंतरिक को घेरे रहते हैं। ये रंग है दोनों, ग्रे और सफेद। यस पहले मैम। हाँ, तो आपको याद दिला दूं। कुछ कदम खामोशी में खो गए। एकाएक अरण्या हंसी। ऐसा न समझ ले कि ग्रे तक पहुंची गए हो। जीवितों की कई पवित्र इच्छाएं होती हैं जो इस ग्रे के बाद भी बनी रहती हैं। फाटक की ओर जाती सर्पाकार क्यारी, दोनों ने एक संग फल्लांगी। निशब्द है समय, पर इसमें भी बहुत कुछ धड़क रहा है और उम्र वह बकरी बनी चल रही है। धीरे धीरे चरने दो, उस ओर मत देखो। अरण्या ने अपने से चुपके से पूछा, आंखों को कम तो नहीं दिख रहा? केमिस्ट से ड्रॉप लेना जरूरी है। डॉक्टर से कब का वक्त है भला? सुना, ईशान कह रहे हैं, लगता है मेरा दूर का चश्मा बदलने को है। दोनों भी एक दूसरे को आंखों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बताना चाहते हैं। आकाश के गहरे नीले पर सूरज का सुनहला मुखड़ा, पार का पिछवाड़ा आकाश से जामेला और पश्चिम का मुखड़ा आंखों में आबसा। आत्मीयता से जैसे एक दूसरे को कहते हैं, आज भी कल की तरह कल होगा, पर कल आज वाला कल नहीं होगा। पश्चिम में सूरज धीरे धीरे धरती के मंच की ओर सरक रहा है। अग्नि का लाल गोला, पीछे अंधियारी का विशाल पर्दा, लालिमा का क्षणांश पलकों में झिलमिलाता है और धरती में ओझल हो जाता है। पेड़ अब पहले से ज्यादा खामोश है, अपनी अबोली ऊंचाइयों पर स्तब्ध। क्या अपनी निरंतरता में मुग्ध, और हम दो बुढ़ाते नश्वर। छोटी टाइलों से अटा पैदल पथ नितांत नया सा लगने लगा। न पुरानी स्मृतियां, न उल्हाने, न स्पर्धा, न आक्रामकता, न नम्रता, सिर्फ साथ साथ चल रहे हम दो। चलना अच्छा है, डॉक्टर भी यही कहते हैं। आरण्या ने अपने को घुड़का। बार बार वही लौट रही हो डॉक्टर। पेड़ों के तनों को तो देखो, सुघड़ता से जमे हैं अपनी जड़ों से। तुम कैसे चल रही हो और कहाँ देख रही हो? सुदृढ़ करो अपनी चाल को। यात्रा है अप्रत्याशित संयोजन की। गति का उतना ही सनातन स्पर्श जो अपने होने और जीने से उदित होता है, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से नहीं, पैरों की चाप से। वही बयार उतनी भर जितने जीने की अवधि। कोई गुंजल तो नहीं, न पूर्वा न उत्तरा न दक्षिणा। हवाएं तो कब की उड़ चुकी अपनी अपनी दिशाओं में। जो रह गए वह भी उड़ जाएंगे। मौसम का यही शुभ है, निरर्थक कुछ भी नहीं। सही वक्त पर सही को सही अर्थ देना होता है। देखो सामने डूब चुका है सूरज और पेड़ों के बीच ताजा चांद आसक्ति के पिंजरे में लटका हुआ। इसे देख सकना भी तो एक घटना है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के बीच में चले गए हैं। अब लिफ्ट में पहुंच गए और वो जो बातें थी वो पार्क वाली बातें यहाँ पर समाप्त हो गई है। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? आप उसे ठीक ठाक ढंग से समझ गए? यस मैम। क्लियर Yes, हो गया? ma'am. सभी को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो देखिए बेटा, 5 बजे स्टार्ट किया था, 6 बजे हो गए हैं। हम लोग इसके आगे का जो हिस्सा है उसे हम कल की तासिका में बताएंगे। यहाँ पर पेज नंबर आया हुआ है अपना 15 का हो गया है। 15 पर का हम लोग पार्क तक गए थे, पार्क अपना कंप्लीट हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम लिफ्ट में चले हैं। लिफ्ट में उनकी घनिष्ठता से खुली आरण्य अपने तल पर पहुंच गए और वो अपने घर पर पहुंच गई है। दरवाजा खोलते वहां तक हम लोग आए हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक? Yes, ma'am. हाँ। जी मैम। पूजा, आप अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा बेटा, और हो सके तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा ताकि कल यस आपको मैम। वेरी गुड बेटा, कल आपको परेशानी न हो, ठीक है? यहीं पर हम लोग रुकते हैं। ओके बाय। मैडम, कल कितने बजे होगा लेक्चर? कल मॉर्निंग में है अपना लेक्चर, अर्ली मॉर्निंग में 7:30 लेक्चर है अपना। और 7:30 के बाद ऐसा ही यदि समय होता है तो 4 बजे या 5 बजे अपना लेक्चर रखिए, एक्स्ट्रा लेक्चर, आपकी यदि तैयारी हो तो। जी मैम। ओके ठीक है, टिल देन बाय, शुभ संध्या आप सभी लोगों को।